आज एक महत्वपूर्ण विषय में आप सब लोगों से बात करने का अवसर मिला है। जो महिला आरक्षण बिल जो अभी आनन फानन में केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 16-17 तारीख को, जो 16 को पेश किया गया, और ख़ास तौर से इस उद्देश्य साथ पेश किया गया कि इसके साथ में परिसीमन का भी उसमें नाम शामिल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक बात रखी, हमारे विपक्ष के नेता लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे दूसरे सभी सम्मानित नेताओं ने, आदरणीय प्रियंका जी ने भी, सबने अपने अपने विचार रखे कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 में संशोधन का आप लाए थे, सर्वसम्मति से जो पास हुआ था, कि आपको इसी 543 सदस्यों के ऊपर उनको उस बिल को लागू करना चाहिए। 33% आरक्षण दीजिए, हाँ उसमें थोड़ा संशोधन कर लो, जो एससी में, एसटी में, ओबीसी में खास तौर से कुछ है कमी, उसको पूरी करते हुए आप इसमें करें। इसके साथ में परिसीमन वाला जो मामला है, 850 सीट ले जाना चाहते हो, और वो भी 2011 की सेंसस में, वो हमें कांग्रेस पार्टी को ऑब्जेक्शन था इस बात के ऊपर कि हमारी पार्टी का ये मत था, पूरी विपक्ष का, नॉट ओनली कांग्रेस, सभी अपोजिशन पार्टी का, कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कल भी आपके पत्रकार साथी मानक गुप्ता जी के उस पर अभिषेक मनु सिंह भी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, कांग्रेस के सांसद नेता है, उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात रखी कि सरकार की मंशा इस 850 में से 198, तो केवल उन 5 राज्यों की जो साउथ के राज्य है उनका तो 198 है, बाकी 600 कुछ संख्या उत्तर की है, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना ज्यादा फायदा समझती है। तो कांग्रेस की एक मंशा थी कि आप पहले सेंसस शुरू हो चुका है 26 में, इसको पूरा करें, पूरा करने के बाद में फिर आप परिसीमन शुरू करें, फिर आरक्षण दो। ये पद्धति होनी चाहिए। बीजेपी ये चाहती थी, केंद्र की सरकार ये चाहती थी कि इसी 2011 के सेंसस के ऊपर हम 850 वाली परिसीमन लागू कर दिया जाए और उसको दे दीजिए, ताकि उन छोटे राज्यों को या साउथ के राज्यों को प्रतिनिधित्व कम मिल सके, और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी और ओबीसी, विशेष तौर से जो हमारे पार्टी ने विशेष उस पर लग गया कि उनके साथ जो गैर इंसाफ हुआ था, जातीय जनगणना जो नहीं हो पाई थी, वो अब की बार हम मांग करेंगे सेंसस के बाद में जातीय जनगणना, और उसके बाद में आप इसको लागू करें। हम भी चाहते 33%, और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने ये बात रखी थी कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं, आज अगर हमारे गांव की महिला कोई सरपंच है, शहर की कोई चेयरमैन है, जिस कमलेश सैनी जी है, तो वो किस लिए है कि पंचायती राज लागू आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। उसके आधार के ऊपर आज हमारे जिला प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, हमारे सरपंच भी है, हमारे शहरों के अंदर भी है। तो ये सब चीजें, कांग्रेस की मंशा कभी भी महिला विरोधी नहीं रही। इसलिए ये महिला आरक्षण का हमने इस समय, जो आपका 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए था, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन वो उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, उनको ये मालूम था पास नहीं होना, नहीं होगा तो विपक्ष पे इसका ठीकरा फोड़ देंगे, और अगर हमने पास करा लिया तो हम अपनी जीत सामने, देखो भाई हमने करा दिया। प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे हैं, देश की महिलाओं से माफी मांगता हूँ। भाई माफी मांगने की क्या बात हो गई? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? क्या उन्नाव की महिला नहीं थी? क्या हाथरस की महिला नहीं थी? क्या मणिपुर में महिलाओं का आपने देखा नहीं वीडियो जो आया था, कितना बुरी बात थी? क्या हमारी महिला खिलाड़ियों को, जो देश के ओलंपिक और बड़े बड़े पदक लेकर के आए थे, किस तरह दिल्ली में उनको घसीटा गया? जब कहाँ गए थे आप लोग, जब आपको महिलाओं का ख्याल नहीं आया? आज आपको महिलाओं का ख्याल आ गया। हम वैसे ही फैसला कर ले कि अपनी पार्टी में 33% देंगे तो भी ये काम चल सकता है, जब तक नहीं हो। लेकिन कांग्रेस स्पष्ट कहा है कि हम तैयार है, इसी चुनाव के अंदर आप कीजिए, 543 पे कर दीजिए, 2000 और उस सेंसस पे कर दो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। जो आपने 3 साल पहले बनाया था 2023 में, उसको आधार मान के कर दीजिए। छोटा मोटा संसद तो करो, हम सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भी सर्वसम्मति से पास कराया गया था। लेकिन अगर 2011 की सेंसस हमें रखना है और 850 करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नया सेंसस के ही मुताबिक करना चाहिए।
ये मुख्य रूप से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा भारी दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां महिला विरोधी है। और इसको लेकर के उन लोगों ने कहा तो हमें भी पार्टी की तरफ से आदेश मिला है कि हम अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, इसलिए हमने आज आपको तकलीफ दी है। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाई जोकिया साहब, हमारी महिला अध्यक्ष डॉक्टर राजवती जी, डॉक्टर मनीष शर्मा साहब और तमाम हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे वकील साहिबान जो पदाधिकारी हैं हमारी पार्टी के, वो सब नेतागण हैं आपके बीच में। इसीलिए हमने आपको तकलीफ दी कि आज बैठ के एक बात करें हमारे जिले की तरफ से। मैं इत्तेफाक से आज नारनौल में था तो मैंने कहा और भी अच्छी बात है कि आपको कांग्रेस का एक बड़ा स्टेटमेंट मिलेगा अपने प्रदेश की तरफ से, खुद प्रदेश अध्यक्ष नारनौल के अंदर बयान दे तो वो जाएंगे। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि भाई आप भी इस बात को पूरा हाईलाइट करें कि कांग्रेस इसकी पक्षधर है, कांग्रेस चाहती है महिला आरक्षण लागू हो और समय समय पे हमने किया। मैंने जैसे बताया हमारे जिले में 4 में से 2 दिया, हमने तो 50% दिया था, लेकिन आगे भी हमारी ये मंशा है कि कांग्रेस 33% हम महिलाओं को टिकट देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मोटे तौर पे ये हम सब की तरफ से आज आपसे निवेदन था। एक टिकट का मैंने बताया, नगर निगम के चुनाव हरियाणा में शुरू हो चुके हैं, 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म भरने हैं, 10 मई को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि चुनाव के उम्मीदवार घोषणा समय से करनी चाहिए, इसलिए कल हमने सोनीपत और अम्बाला के मेयर के उम्मीदवार घोषणा कर दी। उनमें सोनीपत से श्री कमल दीवान जो देवराज दीवान पूर्व विधायक के बेटे हैं, और आपके अम्बाला से कुलजीत कौर सैनी है बरादरी से, वो उनको हमने ओबीसी महिला के रूप में, और आज सुधा भारद्वाज जी का हमने पंचकुला से सर्वसम्मति से फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हो गया। तो 2 दिन पहले थी, कल भी मेरी हरिप्रसाद जी की हुड्डा साहब की हम लोगों में मीटिंग थी, उसमें सर्वमति से बात हुई है। और जो स्थान बचे हमारी मंशा है पार्षद लोगों को भी हम लोग सिंबल से चुनाव लड़ाए। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का सिंबल एक एक नीचे तक, वार्ड तक, गली तक, मोहल्ले तक जाना चाहिए ताकि लोग अपनी चॉइस से वोटिंग कर सकें। ये तो अब आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, कर रहे हैं तो उसके लिए समय देना चाहिए। फिर जल्दी क्या है? क्या कोई बंगाल के चुनाव की जल्दी है? गृह मंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पछताना पड़ेगा, देशी जनता माफ नहीं करेगी। भाई आप यही थे ना पिछले 11-12 सालों से, क्यों नहीं किया आपने? 2014 सत्ता चाबी आपके हाथ में, 12वीं साल चल रही है, करो। हम तो चाहते हैं अच्छे चीज का समर्थन करें, कांग्रेस का समस्त विपक्ष करेगा। और अब कल बड़ा अच्छा अखिलेश जी बोल रहे थे, सुन रहे थे, आपने सुना होगा, उनका भी तो 21 राज्यों के अंदर बीजेपी की खुद की या उनके समर्थन की सरकारें, कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं आपने? एक दिल्ली में, वो भी आधी है क्योंकि पूरा तो वो है ही नहीं, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो कितने आपने ऐसे विधायक बनाए हैं महिलाओं में, कितने सांसद बनाए हैं? तो ये सब चीजें हमें अपने लागू करनी चाहिए, न कि हम कोई राजनीतिक इसका फायदा उठाना चाहे, तो वो चीज गलत है। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में राज्यसभा का ये पहला चुनाव है जी, और इस चुनाव के बाद कांग्रेस में एक तरह तरह की विद्रोह रूप में भी देखा जा रहा है। इसके क्या कारण मानते हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये एपिसोड देखिए, अच्छा प्रश्न है आपने किया। वैसे तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन नारनौल के सरप्रेस के सामने हमारी बात नहीं हो पाई थी। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी ये सोच बनी कि हरियाणा से एक दलित जाति से, एससी समाज से एक व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाए। उन्होंने करमबीर सिंह बोध, एक साधारण व्यक्ति को जो सचिवालय के अंदर सर्विस करते थे, जो पहले जब मैं विधायक बना पहली बार आपके सहयोग से 96 में, जसवंत सिंह जी बावल के साथ आप स्टेनो पीए के रूप में काम करते थे, वो करमबीर जी बोध है, साधारण परिवार से है। उस व्यक्ति को बनाया। कांग्रेस के पास 31 आपके जो है ना, कांग्रेस के पास 37 हमारे एमएलए थे, 31 एमएलए चाहिए एक सांसद बनाने को राज्यसभा को। इस तरह से बड़ा क्लियर था कि एक व्यक्ति बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा। पहले कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ है, एक समय को इन लोग के 31 थे, हमने दूसरा खड़ा नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं कांग्रेस ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके इस डेमोक्रेसी का मर्डर करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करने के लिए अपनी पार्टी के पदाधिकारी वाइस प्रेसिडेंट सतीश नांदल जी को अपने 7 विधायक साथियों के प्रस्तावक बना करके उनको खड़ा कर दिया गया। 3 निर्दलीय, 7 इनके थे, 10 आदमी चाहिए प्रस्तावक के रूप में। और उसके बाद में उन लोगों ने जो किया आपके सामने है। कल जनता टीवी की शशि रंजन साहब की वो कनक्लेव में मैं शामिल था गुड़गांव में, तो खुद पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब हाँ, प्यासा कुएं के पास आता है और हमने तो साहब पूरी प्यास बुझाई है।
कितनी अफसोस की बात है, मैंने कहा भी बडोली साहब, अब देश की सबसे बड़ी है, विश्व की धनी पार्टी बताते हो, सबसे बड़ी पार्टी बताते हो, क्या ये उचित था फैसला आप लोगों का? अच्छा होता स्वतंत्र लोकराज के लिए, लोकतंत्र के लिए एक आपका बनता है, एक हमारा बनता, अब भी एक बना। और उन्होंने लेकिन उसके बदले में 5 हमारे विधायक साथियों को क्रॉस वोटिंग करवाई, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पार्टी ने उनको निलंबित किया है। कोई कांग्रेस में विद्रोह की नहीं है जो भाई हमारे कह रहे हैं, कतई नहीं है। और जब तक मैं इस पद के बैठा हूं, आप लोग मेरे भाई हो, आपको गर्व होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब तक रहूंगा जिम्मेदारी के साथ रहूंगा, अनुशासन रखूंगा, पार्टी में संगठन को मजबूत करूंगा। और पार्टी में अगर गैर अनुशासनहीनता कोई करता है, चाहे वो छोटा है चाहे कोई बड़ा नेता है, बिल्कुल भी पार्टी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 पर कार्रवाई हुई तो 4 हैं, उनके खिलाफ भी सोचा पार्टी ने? देखिए, हम लोगों को स्टिल प्रोसीजर नहीं पता होता, कई बार मुझे भी पहले नहीं पता था। 4 जो वोट कैंसिल हुए हैं उनमें से 1 वोट काउंटिंग से पहले शिकायत आई, वोट खत्म होने के 2-3 घंटे के बाद, कि श्री परमवीर सिंह विधायक टोहाना ने वोट में सीक्रेसी आउट की गई है। तो हम सब लोगों को अंदर ही थे, मैं भी पोलिंग एजेंट था, वीडियो हमने देखी। उस वीडियो के अंदर कहीं ये साबित नहीं होता कुछ सीक्रेसी है। परमवीर जी आते हैं, उम्र 70 के आसपास होगी, 75 भी हो सकती है। वो आए, उन्होंने अपने वहां से वोट लिया, अंदर बॉक्स में गए और बॉक्स में जाके उन्होंने अपना डंडा लगाना था, एक लगाया और वापिस आए। जो हमारे पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, उड्डा जी या हरिप्रसाद, दोनों में से एक व्यक्ति, उनको अपना वोट दिखाया, फोल्ड करके वापिस आके डाल दिया। अब उन्होंने कहा नहीं, पूरा फोल्ड नहीं किया, वहां उसी समय अधूरा कहीं किनारा खुला होगा, कोई दिख नहीं रहा था किसी को भी, हमें नहीं दिखाई दिया। बड़ा आश्चर्य हो मुझे भी कि ये किस आधार पर कैंसिल कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसर महोदय 22 थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इसको विद वीडियो इलेक्शन कमीशन इंडिया में भेज दो। बोला नहीं, वीडियो तो मैं नहीं भेजूंगा, जरूरत हुई तो मंगवा लेंगे, मैं तो लिख रही आदेश भेज रहा हूं कि मैंने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा जब वोट अंदर डाले जाते डब्बे के अंदर, तो उसमें नाम नहीं होता। और जो हमारे ऑथोराइज एजेंट बैठे थे, उन लोगों को कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई एमएलए जानबूझ गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए 3 वो थे जिनका नहीं मालूम, एक परमवीर जी का मालूम है। तो इसलिए अगर इंटेंशन पता लग जाए किसी भी तरह की, उनकी गलत नियति थी या हमारे ऑथोराइज एजेंट देख लेते, तो 100% उन पे भी कार्रवाई बनती है। लेकिन ये तो हम कह ही नहीं सकते। हम तो कांग्रेस ने पक्ष रखा है, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने, मैं खुद जाकर के वहां कंप्लेंट दे करके आया हूं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है। शायद चुनावी व्यवस्था की वजह से समय नहीं दे पाए, और हमें उम्मीद करते हैं देश को ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, इनको बड़ा निष्पक्ष रहना चाहिए, इनको किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। कुलदीप पक्ष 5 मई को एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उनका बयान आया है कि फैसला उसी दिन होगा, पार्टी में रहेंगे छोड़ेंगे, और आप कह रहे हैं कुलदीप जी का एक बयान मैंने भी पढ़ा है कि हुड्डा साहब तो मेरे पिता समान है और मैं उनके दूर जा ही नहीं सकता। आप 5 को भी पढ़ लेंगे, 6 को पढ़ लेंगे, आप देखना, मैं आप यही है। और जी कुलदीप जी कांग्रेस में हमारे एक मजबूत विधायक हैं और अच्छे नेता है, बढ़िया बात रखते हैं हाउस के अंदर, और 100% वो व्यक्ति कांग्रेसी था, है और रहेगा, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये सब हमारे पता है आपको, मीडिया में वैसे ही कोई ने सोशल में उछाल दिया होगा, कोई ना कोई बात हो गई, वो कोई सब ब्राह्मण समाज की कोई मीटिंग थी, शोर शराबा, उसमें कहीं झगड़ा हो गया, FIR लॉन्च हो गई, अब उन्होंने कोई भंडारे का आयोजन किया है। वो कुछ नहीं है, आप समझते हो सारी बातें, सभी नरेंद्र नहीं है। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने मनाई पुरानी कचहरी मोड़ के ऊपर, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, फोटो भी डॉक्टर साहब देंगे, उनको आप देते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उनसे भगवान का छठा अवतार था विष्णु जी का। और हमारे जिला अध्यक्ष सतबीर जी और आज जी बैठे है, 1-2 मिनट आप काइंडली इनसे भी अच्छा रहेगा। आगे आप वाले में आगे एक लास्ट बच गया, वोट में पूछ लिया। जय हमारा सोच समझ के लाए आपकी बात। समस्या ये कि मेडिकल कॉलेज का बड़े लंबे समय से चल रहा है, हाँ जी, सुविधाओं को लेकर। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपको लगता है कि 720-30 करोड़ रुपए लगा दी सरकार ने जी, लेकिन सही तरीके से नहीं चल पा रहा, ऐसे लोगों के अंदर विचार है, मशीनें भी नहीं चल पाई, बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं, असल कारण क्या है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज सही तरीके से नहीं चल पा रहा? किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की मानी जाएगी। अब आप मोदी जी की तरह नेहरू जी को या कांग्रेस जिम्मेदार ठहराओ तो गलत ठहराओगे, ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो मैं समझता हूं कि चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये होने के बाद में न केवल जिला मेहंदगढ़, अपितु आसपास के पेशेंट भी जयपुर भागने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ एक बढ़िया से बढ़िया सुविधा होनी चाहिए।
मेरा इस बात का पक्षधर हूं कि सरकार को चाहिए, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जिले से बने हुए आरती राव जी, मैं उन आपके माध्यम से उन तक भी कहना चाहूंगा कि आपको सारे काम छोड़ के, पूरी हरियाणा का छोड़ के, पहले अपने गृह जिले के अंदर इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और जो आपके है स्टाफ है, उन सब पैरा स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को भी यहाँ फिट करें। और न केवल यहाँ पे, तो जहां जहां भी मेडिकल कॉलेज जो है, जहाँ जिला अस्पताल, वहां पूरा ध्यान देना चाहिए। मुझे खुद मैसेज आया रोहतक से कि राव साहब एक विजिट पीजीआई करो। मैंने कहा यार अच्छा लगेगा नहीं, जरा पीजीआई मिल के आऊंगा भाई। क्या बात? कहते सर दवाइयां नहीं, बुरा हाल है पीजीआई रोहतक, ऐसा मुझे रोहतक के लोगों ने कहा। तो इस समय मेरा ये कहना है स्वास्थ्य विभाग से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि सबको ध्यान देना चाहिए। मुझे एक प्रेस के साथी ने कहा कि राव साहब क्या आप नहीं चाहते हर जिले के अंदर एक बड़ा बढ़िया अस्पताल होना चाहिए? मगर चाहते तो कौन नहीं चाहता। कि कहने का तात्पर्य है भी शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो आज हम सरकार में नहीं होते तो प्रैक्टिकल लागू होती, लेकिन आज इतना ही कह सकते हैं कि आज गरीब आदमी का विश्वास सरकारी सेवाओं से उठता जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम। इस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे प्राइवेट में क्यों भागे पढ़ने के लिए, हमारे मरीज प्राइवेट में क्यों भागे? आज सुबह भी वो कह रहा था भाई परवीन सैनी, भाई साहब वो पंकज जी के पिताजी एडमिट मेडिकल वहां भेज रहे हूँ, पीजे मेडिसिटी में एडमिट करने ले जा रहा हूँ। तो सच बात यह है कि ये हमें होने चाहिए और कोई बड़ी चीज नहीं है। और आगे भगवान कभी मौका देगा तो बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं चाहूंगा कि हर जिले के अंदर एक बढ़िया हॉस्पिटल, और वहां उसमें हम डॉक्टर साहब जैसे लोगों की हम ऑनरेरी सेवा लेंगे, इनके अनुभव के, इन लोगों की, कि क्यों नहीं बन सकती। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक एक तो चाहिए जिले एक बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए शानदार तरीके का, 100-200 करोड़ लगा के मेडिकल कॉलेज बन रहे, अच्छी बात है। या जो बन जाए तो इन पर ध्यान दे जाए, इनको फिट कर दिया जाए तो कितनी बढ़िया चीज हो जाए। छोटी छोटी चीज के लिए भागना पड़ता है, जयपुर जाओ जी, दिल्ली जाओ जी, गुड़गांव जाओ जी, लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आपका प्रश्न था तो मैं सरकार चाहूंगा, सरकार इस पर कुछ हमारी आवाज पहुंचेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसकी कॉपी एक जो है ना स्वास्थ्य मंत्री जी को जरूर मैं एक पत्र भी लिखूंगा कि भाई मैं व्यक्तिगत रूप से जिले का निवासी हूँ, आपने बनाया धन्यवाद, लेकिन मेहरबानी करके उसको सुचारू रूप चालू करे, राजनीति ना करे इसके ऊपर। आप बीजेपी, हमें कांग्रेस पे आरोप लगाते थे पत्रकार साथी, चलो शुक्र अब छोड़ दिया हम पे तो लगाना। अब बीजेपी के भाई इतने हो रहे हैं, कोई विधायक, पूर्व विधायक, सेंटर मंत्री, फलाने मंत्री दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कहता है पेट में दर्द नहीं होता, पता नहीं क्या क्या भाषा चल रही है, कोई बैल बताते गौशाले का, किसान का। वो आपके सामने, आप उनसे पूछना कभी उनकी प्रेस में जाओ तो बीजेपी वालों का ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्र बढ़िया काम हो गया, सब ठीक। इस पर भी कुछ कहेंगे आप? देखो जी, वैसे मैं किसी घर में ताकना झांकना अच्छा नहीं लगता। अब तो दुष्यंत चौटाला जी की अपनी पार्टी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक मैं चौटाला जी का आ गया, दुष्यंत जी का डॉक्टर साहब की पुरानी पार्टी रही है कि एक बात साबित हो गई। मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आया कि हमने अजय चौटाला जी ने कहा प्रेस में, मीडिया के सामने, कि मेरे पास मनोहर लाल खट्टर जी का मैसेज आया था कि आपको उम्मीदवार हम बनाते हैं, कांग्रेस को तो हम दे देंगे 9-10, बाकी आप अरेंज कर लेना। मैंने कहा जी इन लोगों वाले 2 मुझे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के बयान थे, शायद आपने पढ़ सुने हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि सब दिखावेबाजी है कि हम बीजेपी के एंटी हैं, हम बीजेपी के विरोधी हैं। जब आप एक तरफ तो आपके आदमी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, भाजपा बना रही है, इसका मतलब आप सब एक है। मैं इसलिए ये जरूर शामिल कर ले। बाकी छात्रों की जो मांग है, जो यूनिवर्सिटी का मामला है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर कोई भी पार्टी, हमने भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है यूनिवर्सिटीज के अंदर बीजेपी के कार्यकाल के अंदर, उनकी निष्पक्ष जांच हो, बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बीजेपी के राज्य बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आपको पता है। वो चंडीगढ़ वाला जो मामला था, पंचकुला नगर निगम का मामला है, कहीं धान घोटाला है, इतने बड़े बड़े घोटाले। आपके जिले के अंदर एफड वाला 4 करोड़ कितने का आप लोगों ने उजागर किया, पता ही आपको मालूम है। तो वो सब बड़े बड़े घोटाले इस राज्य। कल भी हमने कहा मोहनलाल जी को कि आप कहते हो घोटाले नहीं, कितने बड़े बड़े घोटाले हैं। खुद शशि ने कहा अरे राव साहब तो इतनी लिस्ट लंबी चौड़ी पढ़ दी तो मैं रुकवा रहा हूँ, वरना और लिस्ट बहुत लंबी है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये सब चीजें आपके सामने है। मेरा आप साथियों से एक निवेदन है, प्रेस के साथियों से, कि आप जो है एक बड़ा निष्पक्ष है, लोगों की नजरें आपके ऊपर है, चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, कि मेहरबानी करके जो भी जनता के पक्ष के इस तरह आई है, पहले भी आप सबका सहयोग मिला है। एक कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं है, न्यायपूर्ण पक्ष में आपका सहयोग रहेगा, मुझे भरोसा है। आगे भी आपका मिलके आप और हम सब काम करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। मेरा निवेदन यह है। अब डॉक्टर साहब का प्रतिष्ठान है, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। ये कुछ कहना चाहिए तो इनका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
व्यक्ति ने सब बता ही दिया। बस मैं तो यही कहूंगा, सभी के जलपान की व्यवस्था है तो जलपान लेके ही आप लोग प्रसाद है भगवान परशुराम की। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, अब मैं एंड में